तो आज की दूसरी कक्षा, जो कि थेरेपी की दूसरी कक्षा है। कल हम लोगों ने थेरेपी के विषय में बहुत सारी बातें जानी थी। ये जानने की कोशिश थी हमारी कि आखिर ये सिद्धांत चल कैसे रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीजें प्रदर्शित की थी। ये एक सेकंड रुकिए, थोड़ी ही देर में मैं आपसे वो स्क्रीन साझा करता हूँ, जिस स्क्रीन पे हम आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ये आज की कक्षा है, थेरेपी डे 2। ठीक है, दिख रहा है ये योगा? क्या लिख रहा है आपके सामने? सर दिख रहा है योगा थेरेपी डे 2 है ना? हाँ, सब लोग म्यूट किए रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जबरदस्ती म्यूट करूं, है ना? आप लोग अपने से ही म्यूट करके रखिए। योगा थेरेपी डे 2। पहले दिन हम लोगों ने ये जाना कि योग क्या है और कैसे आता है, उसका सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, और डिजीज जो है वो रोग क्या है। और फिर मैंने आपको कुछ अनुभवों से रूबरू कराया था, जिसमें आपने बातों को समझा जाना। आज जो है सबसे पहली परिभाषा है वो है रोग की, और आज जो है वो लिखने का क्रम है आपका। जितना लिख सकें आप उतना बेटर है। कॉपी पेन आप बना के रखिए अपने साथ और लिखते जाइए। सबसे पहले रोग की परिभाषा कि ये रोग होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन जो है वो रोग की वो ये है, इज एन इलनेस और सिकनेस कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक साइन और सिम्टम। आज मैं हिंदी में बनाए हुए हूँ, बहुत सारी चीजें आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होना, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिल जाएगा। अभी आप अंग्रेजी वाला लिख लीजिए। मतलब साधारण भाषा ये है कि बीमार मतलब जो सिकनेस है वो किसी स्पेसिफिक साइन और सिम्टम से प्रदर्शित हो रही है, वो रोग कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि झंझनाहट, पैरों में झंझनाहट का होना, या जो पैर की पिंडलियां होती हैं, यदि उसमें बहुत खिंचाव आ रहा है, इसका मतलब आपका पेट खराब है। तो ये एक क्या कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है। ठीक है, इसके अलावा सिम्पटम्स में जैसे मान लीजिए कि लगातार आपको वॉमिटिंग आ रही है, या आपके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, तो हो सकता है कि कोलोनोस्कोपी के द्वारा ये पता किया जा सकता है कि आपके पेट के अंदर या तो ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर हो रहा हो, या इससे संबंधित कोई रोग हो रहा हो। छींक आ रही है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है। अब जैसे बुखार में भी कई प्रकार होते हैं। ठंड लग के बुखार आ रहा है तो हो सकता है मलेरिया हो, है ना? बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, शरीर में अकड़न आ रही है तो हो सकता है कि डेंगू हो। तो अलग अलग तरीके के बुखारों का अलग अलग सिम्टम होता है। तो ये इस तरीके की व्यवस्था क्रम रोग के नाम से, साधारणतया रोग के नाम से जानी जाती है। In human, disease is often used for more broadly to refer to any condition that cause pain, यानी कि ऐसी परिस्थिति जब आपके शरीर में दर्द, डिसफंक्शन, यानी जो फंक्शन है, जो जिसका कार्य है, जैसे पेट का कार्य है खाने को सुचारू रूप से पचाना, परंतु आपका पेट जो है वो सुचारू रूप से नहीं पचा पा रहा, तो दैट इज कॉल्ड डिसफंक्शनिंग, है ना? तो वो डिसफंक्शनिंग कर देती है, तो वो डिसफंक्शन हो गया। डिस्ट्रेस हो गया, या जबरदस्ती का जो है जैसे मान लीजिए अकड़न, जकड़न, खिंचाव, मरोड़, है ना? दुनिया भर के हिंदी के शब्द है ऐसे संबंधित। या सोशल प्रॉब्लम्स भी होती है, कई बार मानसिक अवस्था जो है वो प्रताड़ित हो जाती है अपने सामाजिक कारणों से। तो ये सारे कारण भी रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। कई बार जो है मृत्यु भी इससे संबंधित हो जाती है, और रोग के कारण चलते चलते मल्टीपल जो ऑर्गन्स फेलियर होता है, और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब रोग के कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अलावा इंजरीज है, डिसेबिलिटीज है, डिसऑर्डर है, सिंड्रोम्स है, सिंड्रोम, इन्फेक्शंस है, आइसोलेटेड सिम्टम्स है, तो कुछ ऐसे और भी परेशानियां हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है वो रोगी होता है। अब आइए थोड़ा सा रोग के एक पहलू को देखते हैं। एक पहलू का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि जो जर्म्स का सिद्धांत है रोगों में। एक किताब है जिसका नाम है कैनन ऑफ मेडिसिन। कैनन ऑफ मेडिसिन में अबू अली इब्न जो सिना एक राइटर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि शरीर के स्राव संक्रमित होने से पहले बाहरी सूक्ष्म जीवों द्वारा दूषित किए जाते हैं। उसने क्षय रोग और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रामक स्वभाव की परिकल्पना की थी। ये जो है ना कैनन ऑफ मेडिसिन किताब जो है अबू अली इब्न सिना के द्वारा। ऐसे भारत में भी बहुत सारी किताबें हुई है। देखिए, भारत की किताबों का मैं आपको बखूबी पता है कि जैसे चरक संहिता जो है, सुश्रुत संहिता है, इसके विषय में मैं अभी इसके बाद टिप्पणी दूंगा एक पीडीएफ के द्वारा, एक रिसर्च के द्वारा। तो अभी मैं पीपीटी में आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब काली मृत्यु यानी ब्लैक डेथ या बिबोनिक प्लेग हुआ था, या
अल एंडेलस में जो था 14वीं शताब्दी में, तो उस दौरान भी इस तरीके के रोग जो है वो हमें देखने को मिला करते थे। 1546 में जिरोलामो फ्रैक्स्टोरो ने ये एक प्रस्ताव दिया था कि जो महामारी होती है, जैसे कोरोना आया था अभी, है ना, स्थानांतरणीय बीज जैसे अस्तित्व द्वारा फैलती है, यानी कि जो कुल मिला के ये प्रकृति को कहते थे कि कई बार ऐसा होता है कि जो ये जर्म्स से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जो क्वारंटाइन वगैरह होने वाली परिस्थितियां होती है, जिसमें आपको बंद होना होता है, ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आना होता है, तो ये पहले भी आया करती थी और ये रोगों का एक अलग प्रारूप तय करती है। मेरे पीपीटी में इस बात को लिए जाने का उद्देश्य ये है कि जैसे जब हम रोग पढ़ रहे होते हैं तो मैं विशेषतया इन रोगों को, जो कि बिना मतलब बिना कारण सर दर्द फैलाता है, ये मैं क्यों लिया, कोरोना अभी आया था तो कोरोना में योग का इम्पैक्ट देखने को मिला। कोरोना को खत्म करने के लिए नहीं, अपने शरीर को ताकतवर करने के लिए। तो वही मैं आपको इतिहास बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये आता है कैनन ऑफ मेडिसिन से, ब्यूबोनिक प्लेग जो अल-एंडेलस ने दिया था, फिर जिरोलामो फ्रैक्स्टोरो, है ना? तो ये 3-4 लोग हुए, और भी 4-5 वैज्ञानिक हुए हैं जिन लोगों ने ऐसे ऐसे रोगों के विषय में बड़ी संकल्पनाएं दी हैं। हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है ऐसे रोगों के खिलाफ, ऐसे ही नहीं बाकी अन्य भी रोगों की भी मैं बात करूंगा, हमें अपने शरीर पे काम ज्यादा करना होता है, इंतजार नहीं करना होता है। योग का सिद्धांत, ये लाइन आपको लिख लेनी चाहिए, योग का रोग सिद्धांत ये कहता है, यानी जो थेरेपी थियरी ऑफ योगा इज सेइंग दैट जब आपको किसी रोग का इंतजार करके उस रोग को ठीक होने के लिए नहीं जाना है, that is not a prime prime classification of yogic theory। आपको ऐसे क्लासिफाइड करना ही नहीं है योगा थियरी को। योगा थियरी जो है, खासकर थेरेपी से संबंधित थियरीज जो हैं, वो ये चाहती हैं कि आप किसी रोग के होने का इंतजार मत कीजिए। यू हैव टू फुलफिल योरसेल्फ। आप अपने आप को इस तरह फुलफिल करके रखिए यौगिक आसनों, यौगिक प्रक्रियाओं के द्वारा कि आपको कोई बीमारी हो ही ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइट बंद करके कंबल के अंदर, रजाई के अंदर फोन चलाते हैं, वो हमारी आंखों पे और आंखों से होते हुए मस्तिष्क के ऊपर गलत प्रभाव डालता है, जो प्रभाव हम देख सकते हैं। एक दूसरा प्रभाव भी है, वो है आपके मोबाइल के अंदर का सिम कार्ड, सिम कार्ड से निकलने वाला रेडिएशन, रेडिएशन ब्लूटूथ ऑन है। आप देखिए आजकल उन लोगों का बाल बहुत ज्यादा झड़ता है जो लोग ये गले में बैंड लगा के रखते हैं, वो गाना सुनने वाला ब्लूटूथ रेज वाला। तो ब्लूटूथ की रेज है, हाई रेज है, वो हाई इंटेंसिटी की रेज है, तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर इम्पैक्ट तो डालेगी। अब इस इम्पैक्ट का अध्ययन, अगर ये अध्ययन आ जाए एक बार मार्केट में, तो आप ये जान लीजिए कि बोट जैसी जो कंपनियां हैं, इनका तो दिवाला निकल जाए, है ना। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, तो ये लोग नहीं चाहते कि ऐसे रिसर्चेज जनता के बीच में आए। इवन ये पैसा खर्च करके इसको कम कर देना चाहते हैं। आपका कार्य क्या है? आपको तो समझना है आप तो योग क्या चाह रहे हैं। तो जितना हो सके थोड़े समय तक तो ठीक है, अधिकतर समय तक आपको नहीं लगे रहना चाहिए, ठीक है। आइए कुछ रोगों की बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं किस किस प्रकार का रोग होता है। देखिए सबसे पहले ये प्रकार एक है, सेगमेंट 1 है, डिस्पेशिया यानी कि भूख ना लगना, एनोरेक्सिया भोजन कर, देखिए एक ही प्रकार के रोगों में मैं आपको देखिए कितने प्रकार के रोग दिखाता हूँ। भूख ना लगना, भोजन करने की इच्छा ना होना, या आप जो भी खा रहे हैं फिर वो एसिडिटी हो जा रही है, फिर कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, कब्ज हो रही है आपको, है ना, फिर पेट फूल जा रहा है, कुछ भी खा रहे हैं तो बार बार पेट फूल जा रहा है, डायरिया हो रही है यानी पतला दस्त हो जा रहा है, ठीक, संग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम में इम्पैक्ट आ रहा है, पेचिश हो जा रही है, आपको गैस बन जा रही है, उसके बाद फिर पेट में दर्द हो रहा है, मुंह में छाला हो रहा है, बवासीर हो जा रही है या पीलिया हो जा रही है। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित यानी पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। इन समस्त रोगों में योग का सीधा इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है जैसे भूख न लगना जो है, अब इस पे अगर आप योग कराएंगे तो जठराग्नि का जो सिद्धांत है, यानी कि जो बाइल का सिद्धांत है, जो बाइल जूस होता है, जो लिवर जूस होता है, जो क्या कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस होता है, इन तीनों जूसेस को जब हम मिलाते हैं और खास करके जब ये एब्डोमेन में जाता है तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, ये सामूहिक रूप से कार्य करता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और या ड्यूडेनम में आने वाला पैनक्रियाटिक जूस और लिवर का जूस आता है, इन तीनों प्रकार के जूसेस से जो अग्नि उत्पन्न होती है यानी कि जो अम्ल बनता है, उससे हम लोग बोलते हैं जठर अग्नि, ठीक है। जठर का मतलब होता है पेट, पेट से संबंधित अग्नि। तो योग में एक प्रक्रिया है जिसका नाम है नौली प्रक्रिया। नौली प्रक्रिया होती है वाम नौली, मध्य नौली और दक्षिण नौली। ये 3 प्रकार की नौली जो है वो बड़ी जबरदस्त कार्य करती है। इसके अलावा अग्निसार नामक एक प्रक्रिया होती है जो आपके पेट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो जब भी, चूंकि मैं आपको आपको पता है मेरा फेवरेट टॉपिक जो है वो पेट से संबंधित होता है, तो पेट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण एरिया है।
है ना। तो हमें सबसे पहले पेट को ही ठीक करना है, और पेट को पहले लेने का कारण भी है मेरे लिए, वो ये है कि जब भी आप पेट से संबंधित रोग का अध्ययन करने जाएंगे, तो यकीनन आप ये बात अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि पेट से ही 20 प्रकार के रोग होते हैं, और पेट से ही 20 प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। यानी कि इफ योर एब्डोमेन इज क्लियर एंड ओके, देन यू आर नॉट गोइंग टू सफर विद एनी काइंड ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर्स। डिजीज और डिसऑर्डर्स में भी डिफरेंस होता है ना। डिजीज जो है वो जो कि चलती चली आ रही है, और डिसऑर्डर जो अभी हुआ है थोड़े समय बाद ठीक हो जाएगा, फिर हो सकता है हो या ना हो। तो डिजीज जो है वो लॉन्ग टर्म चलती चली आ रही है, डिसऑर्डर्स इज लाइक तो शॉर्ट टर्म के लिए जो चलता है। अब भूख नहीं लग रही है, तो भूख बढ़ाने के लिए जठराग्नि को प्रदीप्त करना है। जठराग्नि के लिए आपके पास सबसे बढ़िया क्या है इलाज, वो है आपको मैंने बताया नौली और अग्निसार, ठीक है। भोजन करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। इच्छा इसलिए नहीं होती है, इच्छा का मतलब हमें लगता है पेट भरा भरा सा है। पेट इसलिए भरा भरा सा लगता है क्योंकि वास्तविकता में वो भरा है, पेट नहीं भरा है। आपकी आंतें भरी हुई हैं। आंतें किससे भरी हुई हैं? या तो वो चर्बी से भरी हुई है, या आंतों के बीच में मल बहुत ज्यादा है। अब यदि चर्बी है तो आपको सबसे पहले फैट कम करना होगा, और यदि मल बहुत ज्यादा है तो मल के लिए आपको पेट से संबंधित आसन, जैसे क्या कहते हैं कि दोनों पैर उठाना, नौकासन जो होता है ना, नौकासन की स्थिति को लेके आइए, या फिर जो है सर्वांगासन भी बड़ा जबरदस्त है, हलासन इसमें बहुत बढ़िया कार्य करता है। तो इस तरीके के आसनों से जिससे पेट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, तो आपको भोजन करने की इच्छा हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि भोजन करने की इच्छा जो है वो आपके हार्मोन्स पे भी डिपेंड कर जाती है, जिसमें थायराइड का बहुत बड़ा योगदान है। कई बार ऐसा होता है कि ये भोजन करने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है, खाते खाते लोगों को भूख लग रही होती है, मतलब लोग खाना खा रहे हैं फिर भी उनको भूख लग रही है, और भूख इच्छा के अनुरूप लग रही है। इच्छा के अनुरूप यानी जैसे ऐसा हुआ कि मानिए मैं वियतनाम में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मुझे ऐसा है कि प्रतिदिन मैं जो है अपने भारतीय भोजन को बना के खाता था, लेकिन वो स्वाद नहीं आता था जो मुझे घर के लोग बना के देते थे। तो अब मुझे घर के लोगों के खाने में, ऐसा नहीं कि मैं खाना बढ़िया नहीं बना लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास मसाले नहीं थे। तो मसालों के लिए मुझे घर की याद ज्यादा आ रही थी कि नहीं, घर आ जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो ये जो इच्छा जनरेट हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क की देन है, और मस्तिष्क जो है वो हॉर्मोन्स रिलेटेड है। अगेन आपकी आंखें, आपकी नाक यानी घ्राण शक्ति, और आपके कान के द्वारा आप प्रभावी हो गए। इसका मतलब ये है कि यदि आपको खाने की इच्छा हो रही है तो आप त्याग भी सकते हैं ऐसे भोजनों को। अम्ल पित्त का मतलब होता है, सॉरी, अम्ल पित्त का मतलब होता है एसिडिटी। एसिडिटी जो है वो किसी भी एक समय हो सकती है, जब आपका नेचर जो है वो अम्लीय नेचर हो जाता है ना। आपके अंदर जो है बेस का जो नेचर है, यानी कि अम्ल और क्षार, तो क्षार का जो नेचर है वो नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको एसिडिटी होगी, और बार बार आपको वर्ब्स आएगा, डकारे आएंगी, क्योंकि आपके पेट के अंदर वो क्लियरेंस नहीं है ना। जो गैस बन रही है उसके लिए वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते से उसको पार हो जाना है, या गैस बनना ही नहीं। परंतु अम्ल जो है वो आपके अंदर ज्यादा निकल रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा खाना जो पचा नहीं पाया, और पचा नहीं पाया तो मस्तिष्क जो है वो बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को रिलीज करने के लिए। आपकी कोशिकाएं, जो आपकी मास्ट सेल्स होती हैं, जो आपकी क्या कहते हैं फंडस का एरिया है आपके एब्डोमेन का, तो फंडस क्या करेगा, क्रिएट करना शुरू कर देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करना शुरू कर देगा, और इस रिलीज के चक्कर में आप एसिडिटी के शिकार हो जाएंगे। इसमें देखिए अम्ल पित्त रोग, पित्त का मतलब आपको पता ही है कि पित्त किससे संबंधित है, बाइल यानी कि गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं, योग करने से पूर्व आप जब जाएंगे योग कक्षा में तो वो बताएगा कि सर मेरा तो गॉल ब्लैडर ऑपरेशन से निकाल दिया है। तो ऐसे वाले लोगों का भी अलग ही भला होता है ना। परंतु आपको तो कार्य करना है, जब गॉल ब्लैडर ना हो आपके क्लाइंट के शरीर में, तो आपको फोकस करना है लीवर पे, क्योंकि लीवर इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर बाइल। यही बाइल जब कई बार अधिक हो जाता है तो बिलिरुबिन के माध्यम से आपके शरीर में पीलिया रोग को जन्म देता है, जो कि हमारा अंतिम पॉइंट है। बवासीर जो है वो आपको बहुत ज्यादा मसाला खाने के कारण से, बेकार खाना खाने के कारण से, और फ्रेश यानी कि मल त्याग ना करने के कारण से होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, हेमंत जी म्यूट कीजिए अपने फोन को आप। हम्म। इसके बाद मुंह के छाले, है ना, ये जो होता है कैंकर बोलते हैं इसको बेसिकली। ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम है मुंह का।
होता क्या है कि जब भी आपके पेट में गर्मी, लोग बोलते हैं पेट की गर्मी ज्यादा हुई, गर्मी का मतलब उधर एसिड ज्यादा है। एसिड ज्यादा है लेकिन एसिडिटी ज्यादा नहीं है। एसिडिटी का मतलब आपके अपर एब्डोमेन में एसिड ज्यादा नहीं है, आपके इंटेस्टाइनल एरिया में एसिड की मात्रा है। और वो ऐसा अपाच्य खाना है जो आपके अंतरंग में दौड़ रहा है, आपके आपके शरीर में दौड़ रहा है। तो वो कुछ ऐसी नसें आती हैं जो सीधे मुख से संबंधित होती हैं, लिहाजा आपके मुंह में छालों का होना तय है। छालों का होना ये बता देता है कि आपका पेट स्वच्छ नहीं है। एक बात, दूसरी बात, ऐसा होता है कई बार जब आप जूठन खाते हैं किसी का, तो दूसरे का लाइपेज या लार जब आपके लार से मैच कर जाता है, तो भी ये संभावना होती है कि आपके शरीर में आपके मुख में कैंकर्स होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि छाला होना शुरू हो जाएगा। छालों का सबसे बढ़िया इलाज जो है वो होता है अमरूद का पत्ता। यदि व्यक्ति अमरूद के पत्ते को चबाए तो छालों का इलाज 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है बहुत दुविधाजनक छाला हो जाता है, बोला ही ना जाए, तो आप शहद उस व्यक्ति के मुंह में छोड़ दीजिए, 1 चम्मच शहद डाल दिए और बोलिए शहद को, वो घोंटे ना, शहद को मुंह में रखे। जैसे वो शहद को मुंह में रखेगा, थोड़ी देर में पूरे मुंह में पानी पानी, पूरा पूरा वाटर आ जाएगा। वो वाटर नहीं, एक्चुअली वो क्या है, आपके मुख के अंदर जो शहद है उसको पचाने के लिए निकले हुए लाइपेज और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं। उन एंजाइम्स को बाद में धीरे धीरे आपको बाहर फेंक देना है। जब आप एक्सेस मात्रा में एंजाइम को बाहर निकाल के फेंकना शुरू कर देंगे, उसी माध्यम से वो छाला भी ठीक हो जाता है। तीसरा रास्ता है आपके पास शीशम के पेड़ का पत्ता। शीशम का जो पेड़ होता है, उसके उसके जो पत्ते होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं। शीशम का पेड़ जो है वो बड़ा उपयोगी होता है जब भी आपके मुंह में छाले आ जाते हैं। जब आप शीशम के पत्ते को चबाते हैं तो कंटिन्यू चबाते चबाते भी आप उस छाले को ठीक कर सकते हैं। इन सारी चीजों से यदि इलाज ना हो तो फिर बीकासूल को आप मुंह में रखिए, चबाइए, चबा के थूक दीजिए, उससे भी आपका छाला ठीक हो जाता है। तो छाले का अपना हिसाब किताब है ना। उसके बाद पेट का दर्द, अलग अलग के कारण से पेट का दर्द है। पेट के दर्द में अगर स्कूल जाने का पेट दर्द है तो उसका कोई योग में इलाज नहीं है ना। उसके लिए आप ध्यान कराइए। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है स्कूल जाते टाइम, तो आपको देखना है कि वो भाग क्यों रहा है ना। तो वो दर्द नहीं है, पेट का दर्द नहीं है, वो भय है, मस्तिष्क का भय। वो किससे भय है वो आपको जस्टिफाई करना होगा। गैस की तकलीफ जो है ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन सारे रोगों के विषय में हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करने ही वाले हैं। मैं आज आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ बीमारियों से। अब बात करते हैं क्या कहते हैं आपके रेस्पिरेटरी से संबंधित। तो स्वर यंत्र जो होता है, लैरिंग्स जो होती है, यहाँ पे इसमें जो है वो सूजन आ जाती है, जिसको शोथ बोलते हैं, आइटिस। तो इसमें भी सूजन आने की संभावना है। फिर काफी कफ हो जाता है, खांसी बहुत ज्यादा, जब आप ड्राई खांसी हो जाती है, कुछ लोगों को ड्राई खांसी हो जाती है तो 1-1 2-2 महीने तक कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसका भी योग में इलाज है, ऐसा नहीं है। न्यूमोनिया जो है, फेफड़े में कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसका भी इलाज है ना। फिर पसलियों में पेन है, पसलियों में पेन यदि एक्सीडेंटल है तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन यदि नॉन एक्सीडेंटल है तो वो इलाज उसका भी संभव है। ठीक है। अब उसके लिए आपको पसलियों को देखना होगा कि कौन सी पसली का दर्द है, क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपको तय करना होगा। किसी व्यक्ति का मोबाइल मुझे लग रहा है अभी भी अनम्यूट है, तो कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है कि म्यूट रखें। ठीक, अस्थमा की बात होती है। अस्थमा जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो देखिए, रोग को बेसिकली 2 हिस्सों में मेजर तौर पे बांटा जाता है। अभी मैंने उसको वो बनाया नहीं है, आपको बनाता ही तब तक क्लास शुरू हो गई थी। रोग जो है बेसिकली 2 हिस्सों में बट जाता है। कॉग्निटिव डिजीजेस हो जाती हैं और एक होता है एक्वायर्ड वाला सिस्टम। तो एक होता है कि एक्यूट है ना, आइए ठीक हो गई। एक होती है जो लंबे समय से चलती चली जाती है। तो अस्थमा एक ऐसी ही बीमारी है जो धीरे धीरे शुरू होती है, ब्रोंकाइटिस से शुरू होकर अस्थमा तक की एक लंबी यात्रा है ना। धीरे धीरे खांसना, जैसे डस्ट से आपको एलर्जी हुई, फिर वही एलर्जी धीरे धीरे आपकी छाती पे इम्पैक्ट डालती है, कफ निकलना शुरू हो जाता है, म्यूकस बनता है और वो कालांतर में अस्थमा का रूप ले लेता है। तो ऐसा नहीं है अस्थमा ठीक नहीं हो सकता। अस्थमा पे स्वामी शिवानंद सरस्वती जी की बड़ी जबरदस्त किताब है जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज रखा है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हम लोग भी इसको डिस्कस करेंगे। अब कुछ आते हैं छोटे मोटे सस्ते रोगों पे। सस्ते रोगों पे जैसे आंखों में कुछ पड़ गया और आंखें लाल हो गई, सूजन हो गया, आंखें जो है उसके जो ये ब्लैक हिस्सा है, जो पेरोस का हिस्सा है, ये ब्रॉड हो गया, बड़ा हो गया, तो ये भी एक एक कारण है। आंखों से संबंधित रोगों को भी योग से ठीक किया जा सकता है। इनफैक्ट आंखों का जबरदस्त इलाज योग में ही है। ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है वो कुछ रोगों का इलाज कर सकता है, परंतु
क्या कहते हैं, बहुत सारे रोगों को योग में ठीक किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति मान लीजिए कि आंखों की रोशनी कम हो रही है, आंखों में दर्द ज्यादा होता है, छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है, या इस तरीके की जो परेशानियां हैं, वो सारी चीजें जो है वो योग से ठीक की जा सकती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन प्रोसेस है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा होने वाला सारा आसन, उल्टे होके, जैसे हैंड स्टैंड हो गया, जैसे शीर्षासन की पूरी सीरीज हो गई, जैसे सर्वांग आसन की पूरी सीरीज हो गई, या वो समस्त आसन जिसमें आपके मस्तिष्क का क्रीनियल एरिया पृथ्वी से डायरेक्ट संपर्क में आता है। तो आंखों में आंखों के लिए बड़ा जबरदस्त है। इसके बाद आंखों के लिए कुछ आयुर्वेद का भी सहारा हम ले सकते हैं, जैसे कुछ कपूर का सूंघना, है ना, जैसे कुछ पत्तों का, जैसे लहसुन जो है वो बहुत अच्छा लाभकारी माना जाता है आंखों के लिए। पालक जो है वो बहुत लाभकारी मानी जाती है। गाजर बड़ा अच्छा माना जाता है। पोमोग्रेनेट यानी अनार इत्यादि का भी सेवन किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इंद्रियों के दूसरे हिस्से में। कान से संबंधित भी है क्या? कान का दर्द, कान का बहना, कान में मैल आना, है ना, और ये पुरानी शोथ, एक्जिमा, फोड़ा इत्यादि इत्यादि। तो कान जो है ना, देखिए, हमारी इंद्रियां हमारी दुश्मन जरूर है, लेकिन इंद्रियों को धारित करने वाला अंग हमारा दुश्मन नहीं है ना। जैसे आंखें जो है वो हमारे लिए, अगर आंखें ना हो, आप एक दिन 24 घंटे आंखों पे पट्टी बांध के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ये चल क्या रहा है, पूरी दुनिया ही आपको नहीं समझ में आएगी, है ना। और हम क्या कहते हैं, दिन भर गाली देते रहते हैं कि ये हमारी इंद्रिय आंख ही सबसे बेकार है, गलत गलत चीज देखती रहती है ना। तो दिन भर जिसको गाली दे रहे हो, एक्चुअली हम लोग आंखों के गुण को कोसते हैं, आंखों को नहीं कोसते हैं। कान जो है, अभी अगर ये सुनना बंद हो जाए, अभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको आपका कान ही तो सुन रहा है, नहीं सुनता कान के विषय में, तो कान कान को क्या जानता है कि इसको कान बोलते हैं, है ना। तो इसलिए कानों का भी इलाज जो है वो इन्वर्जन से ही संभावित है। इन्वर्जन की बहुत सारी ऐसी पोजेज हैं और ऐसी परिस्थितियां जहां पे आप अपने कान के पास प्रेशर क्रिएट करते हैं। जैसे विष्णु आसन है, हाथ यहाँ रख के पैर को कंटिन्यू अप एंड डाउन किया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे पोजेज हैं। मैं आपको पोज जब बताऊंगा तो जरूर बताऊंगा कि कैसे ये कानों से संबंधित रोगों का इलाज किया जाता है। अभी तो हम लोग सिर्फ टच कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमें रोगों को देखने को मिलता है। अब आते हैं मुंह से संबंधित। मुंह में इतने सारे रोग हैं, है ना। मुंह का सबसे बड़ा रोग ये है उल्टा सीधा बोलना, तो उसका इलाज भी योग में है, ठीक है ना। मुंह का सबसे बड़ा रोग यही है। इसके अलावा बाकी का रोग तो जैसा है वो है ही है, लेकिन ये उल्टा सीधा बोल देने वाला रोग जो है ये सबसे बड़ा रोग है। गुस्से में सबसे पहले काबू करना सीखें, वो योग का ही धर्म है, ठीक है। जब आपका क्लाइंट कुछ बोले तो उसको पूछिए कि आपको क्या मुंह में भी रोग है क्या, है ना। तो ऐसा होता है ना, कई बार क्लाइंट उल्टा सीधा बोल देता है, आदमी का दिन खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना होगा कि उसके मुंह के साथ साथ उसके दिमाग में भी रोग है। बहरहाल, मुंह में सूजन हो जाना कई बार होता है। एक व्यक्ति को जीवन में एक बार गलसुआ जरूर होता है। गलसुआ का मतलब होता है गाल का फूल जाना, ऐसे पूरा का पूरा गाल फूल जाएगा। तो एक बार, पहली बार अगर हुआ है बच्चे को या बचपन में, आप सभी को हुआ होगा या होगा, ठीक है ना। जीवन में एक बार गलसुआ होता है और वो सिर्फ एक बार होगा, ठीक है, मम्स बोलते हैं उसे। तो उसके लिए परेशान नहीं होना होता है, ठीक है। उसके लिए ये नहीं कि अब उसके लिए योग, उसको ऑपरेट करा दें, ये कर दे वो कर दे। वो होता है, खुद ही ठीक हो जाता है ना, 5 दिन के अंदर में। तो वो मम्स होती है, तो उनको ना छुए। इसके अलावा जैसे यू वाला ये जो गले में जो ये लटक रहा है ना, क्या कहते हैं ये, हाँ, ये बढ़ जाता है, कई बार टॉन्सिल इसको बोलते हैं। तो इसका इलाज भी है, ये भी पेट से संबंधित है। बेसिकली जो ये आपके गले में जो लटक रही है, जिसको हम लोग टॉन्सिल बोलते हैं या यूवुला बोला जाता है एनाटॉमिकल भाषा में, ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। लिम्फ नोड्स जब प्रभावी होती है पूरे शरीर की, तो यूवुला बढ़ जाती है, यानी कि आपके शरीर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जब वो इम्पैक्ट में आता है, तो आपके गले का ये जो कौवा है, इसको कौवा भी बोलते हैं, इसको घंट भी बोलते हैं, है ना, गलशंडिका भी बोला जाता है हिंदी में, काकलक भी बोलते हैं। तो इसको इसको आप क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए कि जब भी ये बढ़ रहा है, तो आपके शरीर का सिक्योरिटी सिस्टम इम्पैक्ट में आ रहा है। उसी समय, उसी क्षण से आप अपने सिक्योरिटी पे काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले पानी उबाल के पीना शुरू करें। दूसरा कार्य क्या है, आप जो भी खाएं उसको देख लीजिए कि इसमें कहीं ज्यादा यूरिया इत्यादि तो नहीं आ रहा है। जहां से खाना लेके आते हैं आप, या जहां से आप जो चावल वगैरह है उसको एक बार जस्टिफाई कर लीजिए कि वो ठीक होना चाहिए, है ना। हाँ, ये आपका कार्य है, आपको ये देखना है कि सिक्योरिटी सिस्टम में इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है, आखिर ये वायरस और ये बैक्टीरिया शरीर में आ कहाँ से रहा है।
फिर आती है तीसरे कंडीशन में फेरिंग्स से संबंधित रोगों की श्रृंखला। फेरिंजाइटिस हो गया, है ना, गला जो है, ये गले का सूज जाना, जो अपर हिस्सा है यहाँ पे। आप कई बार महसूस किए होंगे कि ये जो गले का ये वाला हिस्सा है, अभी आप यहाँ छू के देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि दो तीन नसें हैं, दो तीन कुछ हिलता हुआ सा दिखेगा यहाँ पे। हाँ, तो ये हिस्सा, इसमें भी दर्द होता है कई बार, है ना। दोनों हिस्सों में, बीच का जो हिस्सा है इसको छोड़ दीजिए, एक उंगली यहाँ रखिए और दूसरी उंगली यहाँ रखिए, दो उंगलियों को ऐसे रखिए बिल्कुल गाल के नीचे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कई बार ये भी फूल जाता है, इसमें सूजन हो जाती है। तो इसका भी इलाज योग में है। और वो कैसे होगा? वो होगा आपके पाचन तंत्र के सहयोग से, क्योंकि ये सब पाचन तंत्र के ही नुमाइंदे हैं। पाचन तंत्र ने जो भी चीजें भेजी आपके शरीर में, या आपने जो भी भेजा पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र ने वही भेज दिया आपके शरीर में। और जब ये शरीर में जाता है तो ये कुछ ऐसे अंग हैं, मुख का जो पूरा प्रोसेस है वो आपके पाचन तंत्र का सीधा सीधा, जैसे मान लीजिए लोगों के मुंह से बदबू आती है। बदबू क्यों आती है? क्योंकि पेट में जब गंदगी रहेगी, या तो वो गैस से बाहर निकलेगी, और या तो वो क्या कहते हैं, मुंह से बाहर निकलेगी। तो अधिकतर लोगों के मुख से बदबू आती है। ठीक है। पायरिया भी जो है इसका एक उदाहरण है। मसूड़े जो है वो सड़ने लग जाते हैं, या दांतों में जो है वो बदबू आनी शुरू हो जाती है। लेरिंजाइटिस जो होती है, स्वर यंत्र या ये जो है ये भारी हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ये आप जो है जो भी खा पी रहे हैं वो थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है। जो भी पीते हैं, जैसे ठंडा गर्म पीते हैं तो वो जाता है तो बहुत पेन करता हुआ जाता है। तो ये भी हम लोग योग से ठीक कर सकते हैं। दांत का दर्द, मसूड़े से रक्त आना, गले में फोड़ा होना, जीभ जीभ के ऊपर भी शोथ हो जाती है, जीभ का इन्फ्लेमेट कर जाना। जीभ के ऊपर मैं एक पूरी क्लास लूंगा, इस ये पूरी सीरीज हो जाएगी। तो जिस दिन थोड़ी अच्छी इच्छा हुई तो मैं आपको 1 घंटे जीभ के विषय में बताऊंगा कि जीभ को देख के रोग को कैसे जाने। जीभ कैसे, कितने प्रकार की होती है ना, 10 प्रकार की जीभ है। उन सारी जीभों में कौन सा हिस्सा फूल जाए तो कैसे उस रोग को पहचानेंगे, जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वो रोग हैं जो योग से बहुत इजीली ठीक हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद टाइफाइड फीवर हो गया। बुखारों के भी बहुत सारे प्रकार हैं जो योग से डायरेक्ट इम्पैक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे टाइफाइड का फीवर है। मलेरिया का जो बुखार है वो आपके डाइट से ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर जो है पर्पल फीवर जो होता है वो भी ठीक हो सकता है। इन्फ्लुएंजा जो है इसमें भी डाइट हेल्प करती है ना। बेसिकली इसमें योग नहीं कराना है, लेकिन आप खान पान जरूर देना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि योग आचार्य का एक बड़ा प्रमुख कार्य है। वो कार्य ये होता है कि आपको रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रस्तुत कराना है। आपका क्लाइंट यदि किसी रोग से परेशान हो गया तो ये नहीं कि यार इसके विषय में तो सर मैं नहीं जानता, मैं तो योग का टीचर हूँ। नहीं, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान जो है इन विषयों के विषय में भी होना मांगता है। ठीक है। अब आइए कुछ बड़े रोगों की बात करते हैं, जैसे कुष्ठ हो गया, कोढ़। अब कोढ़ का रोग मिल जाएगा तो आपको घृणा हो जाएगी उस व्यक्ति के शरीर से, है ना। दुनिया भर की बदबू आती है शरीर से, कीड़े पड़ जाते हैं कई बार शरीर में। हाँ, और जब आप पास में जाएंगे तो भी आप परेशान महसूस करेंगे। तो आपको लेप्रोसी जैसे रोगों में भी ये जान लीजिए कि छूने से कुष्ठ रोग नहीं फैलता है। ठीक है ना। एक दूसरे को यदि छू रहे हैं, आप टच कर रहे हैं, तो उससे कुष्ठ रोग का फैलाव नहीं है। कुछ लेप्रोसी जो है उसमें क्या चाहिए होता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन चाहिए होती है, बहुत क्योर चाहिए होता है। तो लेप्रोसी को भी ठीक कह सकता है। इसका भी एक भरपूर जो है वो पूरा पूरा पैटर्न है। ये भी मैं आपके साथ भविष्य में साझा करूंगा इन रोगों के विषय में। स्मॉल पॉक्स जो है, चेचक, इसमें भी आपको बहुत सजग रहना है। ये वही रोग हैं जिन रोगों में आपकी सजगता या आपकी योग्यता आपको उचित योगाचार्य बनाती है। ठीक है। अब आते हैं मीजल्स। कौन अनम्यूट है? एक बार प्लीज म्यूट कीजिए। स्मॉल पॉक्स हो गई। उसके बाद फिर खसरा, छोटी माता जिसको बोलते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, छोटी माता हमारे यहाँ देखिए, भारतीय जो शैली रही है वो बड़ी जबरदस्त रही है। जब माता आ जाती हैं तो घरों में, जब मुझे याद है हमारे यहाँ जब मुझे माता आया करती थी तो ऐसा लगता था कि मैं जो हूँ दुर्गा माता का रूप हूँ, है ना। मेरे घर वाले मेरी ऐसी पूजा करते थे कि मैं, मेरे अंदर दुर्गा माता प्रवेश कर चुकी है। तुरंत जैसे छोटी माता आती थी तो मेरे गांव से में एक बूढ़ी दादी थी, उनको आमंत्रित किया जाता था। वो आती थी, वो देखती थी और बोलती थी, सिर्फ सर हिलाती थी
कि माता आ चुकी हैं। अब माता का मतलब दुर्गा माता। अब दुर्गा माता का मतलब ये है कि अब इंस्टेंट मेरी जो खिदमत की जाती थी, मैं बड़ा आनंदित होता था। मेरे से लोग पूछने आते थे कि बताइए मेरे साथ में क्या होगा भविष्य में, और मैं बोलता था वाह, ये मौका तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो और उसमें क्या, ये सच्ची बात है। मैं 5-6 साल में बड़ा 6 साल या 7 साल का था, 8 साल का, कॉन्शियस है मेरा माइंड। मेरे को एक बार आई थी माता, तो होता क्या था कि बेसिकली उसमें जो मेरी दादी थी वो मेरी सबसे पहले खाट बदली जाती थी, शाही खाट आती थी। उस पे बढ़िया बिस्तर लगाया जाता था, सफेद चादर वगैरह लगा के, चारों तरफ नीम के पत्ते रख दिए जाते थे। हाँ, और फिर सुलाया जाता था। प्रातः काल बढ़िया दिव्य में भोजन आता था, मेरे को चढ़ाया जाता था, मतलब मेरे सामने गिराया जाता था, फिर खिलाया भी जाता था। उसके बाद दिन भर सोते रहो, क्या कहते हैं, गर्म पानी से नीम की पत्तियां डाल के नहलाना, बड़ा जबरदस्त। कुल मिला जुला के, चूंकि माता जो है हमारे यहाँ, दुर्गा माता को, पता नहीं आप लोग के यहाँ अलग अलग संस्कृतियां हैं, बनारस में तो यही सिस्टम है। तो माता जो है वो जब आती थी तो नीम की पत्तियों का बड़ा उपयोग होता था। तो मैं पूछता था अपनी दादी से कि नीम की पत्तियां क्यों? तो दादी बताती थी कि नीम की माता जो है वो नीम की पत्ती, नीम पेड़ जो है वो माता का फेवरेट पेड़ है। तो मुझे लगता था अच्छा पेड़ है, फिर है ना। फिर मैं पूछता भी था कि ये कड़वा पेड़ क्यों चुन लिया, थोड़ा फलदार चुन लेती, आम वगैरह चुन लेती, इन पे क्यों रहती है कड़वे पेड़ पे? बाद में पता चला कि नीम के अंदर 1200 औषधीय गुण होता है, और सिर्फ पत्तियां पास में रखे रहने से भी चिकन पॉक्स जो होती है या स्मॉल पॉक्स जो होती है वो ठीक हो जाती है। आप कल्पना कीजिए क्या जबरदस्त तरीके से साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया। क्योंकि माता आ गई है तो अब मेरे अंदर माता देखी जाती थी, तो माता को ऐसे गंदे बिस्तर पे रख नहीं सकते। उस समय चाहिए होता है बहुत ध्यान, है ना, बहुत केयर चाहिए होती है। शरीर को बिल्कुल भी अगर आपने गंदा रखा तो आपकी शरीर जो है वो इम्पैक्ट आ जाएगी, और जिंदगी भर वो धब्बे जो है वो रह जाते हैं। तो ये आपके परिवार के ऊपर निर्भर करता है कि आपका परिवार जो है वो कैसा था। तो ये कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे कई लोगों के चेहरे पे, लड़कियों लड़कों के चेहरे पे दाने दाने से बने रह जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि मेरे को माता आ गई थी तो उनके कारण से रह गया था। तो माता को जो है फिर बदनाम भी करते हैं, और फिर तो कहने का मतलब ये है कि आपको ध्यान देना है। ठीक है। फिर जो है चर्म का, कई बार देखिए चर्म का बहुत लाल हो जाना, ऐसी बीमारी है ये जो है, क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्या होता है, चेहरा जो है रक्त के जैसा लाल हो जाएगा। ऐसा लाल होगा बिल्कुल चेहरे पे, बहुत क्या कहते हैं, ऐसा लगेगा खून बहुत ज्यादा है। इसका इलाज ये, उसका इलाज भी योग में बड़ा जबरदस्त है। यदि आप उस व्यक्ति को नीम के पत्ते में थोड़े से प्याज का रस मिला के और उस व्यक्ति को पिला दिए 2 से 3 दिन, तो वो व्यक्ति, उसका चर्म लाल, जो रक्त चर्म लाल होता है, वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। हल्दी के अंदर थोड़ा सा अगर बेसन मिला देते हैं और नीम की पत्तियां मिला देते हैं, और उसको गाल पे या मुंह पे जहां पे भी वो लाल लाल दाग है वहां रख देते हैं, तो उससे भी ठीक हो जाता है। नीम का जो पेड़ होता है ना, उसकी जो छाल होती है, उसको जब आप पत्थर पे रगड़ते हैं थोड़ा थोड़ा, एक एक बूंद पानी डाल के, तो वो ब्राउन कलर का चारकोल छोड़ता है। तो वो ब्राउन चारकोल जो है वो क्या करेगा, उस चारकोल को आप ले लीजिए और उसमें मिलाइए थोड़ी सी हल्दी, फिर चिपकाइए, फिर देखिए 2 दिन के अंदर ये जो है इसका मामला सेटल कर देगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इसके विषय में एडवांस भी हम लोग जानेंगे। फिर पित्ती उछलना। सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा मिस हो गया, लिख रही थी। ब्राउन जो नीम की छाल होती है, ब्राउन नीम की छाल प्लस हल्दी जो है, हल्दी का लेप अगर आप मिलाते हैं तो उससे भी ठीक हो जाता है। फिर पित्ती उछलना जो है, पित्ती आपको पता है पित्ती किसे बोलते हैं? हाँ, किसे बोलते हैं, किसी को पता है? स्प्लीन जो होती है ना। यस सर, जो स्किन रेड रेड हो जाती है और नहीं, चींटी काटने जैसा सर हो जाता है, चींटी में स्प्लीन जो होती है ना, स्प्लीन वो हमारे, उभरा उभरा हो जाता है। स्प्लीन जो होती है, स्प्लीन बेसिकली हमारे शरीर का एक बड़ा जबरदस्त अंग है। सारी कोशिकाएं जो मरती हैं वो उनका, वो उसे कब्रगाह भी बोला जाता है। तो स्प्लीन से संबंधित जब भी कोई रोग आता है, बेसिकली अगर आप अपने पेट के ऊपर काम करेंगे तो आपको स्प्लीन का पता लग जाएगा कि स्प्लीन काम कैसे करती है। वही कारण बनती है इस पित्ती उछलने की, जिसको शीत पित्त भी बोला जाता है, या अर्टिकेरिया भी बोला जाता है। ठीक है। दाद जो है वो भी स्किन के ऊपर होने वाला एक बड़ा गंदा रोग है। दाद को जितना ही आप उस पे जो है इचिंग होगी, आप उसको खुजलाते जाइए, वो पत्ता चलता चला जाएगा। तो दाद का इलाज भी नीम का पत्ता बहुत बढ़िया माना जाता है। हाँ। उसके बाद फिर गर्मी के दाने होना, कील मुहासे, खुजली, और फिर क्या कहते हैं कि सोरासिस, सफेद दाग। सफेद दाग में योग का मैं प्रबल उदाहरण आपको प्रस्तुत कर सकता हूँ।
एक कन्या है दिल्ली में, योगा स्टूडियो की ऑनर है, उनको सफेद दाग हुआ करता था किसी समय में, बड़ा जबरदस्त, चेहरे पे पूरे शरीर पे दाग ही दाग था, सफेद दाग। उस लड़की ने सिर्फ इतनी बात मानी कि योग से ठीक हो जाता है, और उसने जबरदस्त मेहनत की 2 साल तक, और एक भी दाग जो है वो शरीर में नहीं। कौन अनम्यूट है जी? म्यूट कर लिया करो तुरंत बाद। स्वाति गर्ग जी, मैं रिमूव कर दूंगा आपको, देखिए मुझे पता लग रहा है कौन। दीपक जी आप भी म्यूट कीजिए। तो म्यूट कर लिया कीजिए, आप लोग सीनियर लोग हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अच्छा, मैं मेरे को मैसेज भेज रही है कि सर आप बस बोलते रहते हो, रिमूव नहीं करते हो। नहीं है, मैं मेरे को गुस्सा भी आता है, मैं रिमूव भी कर देता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि सफेद दाग से संबंधित उस लड़की ने अपने आप को इतना योग्य बनाया, 2 वर्षों के अंतराल में वो बहुत अच्छी योग अध्यापिका बनी, है ना। अब वो योग टीचर है। अधिकतर लोग जो योग में आए हुए हैं वो किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने के बाद योगा टीचर बने हैं, ठीक है। आप अधिकतर लोगों को सुनेंगे ऐसा कहते हुए। तो इसलिए सफेद दाग को भी ठीक किया जा सकता है, इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये वो रोगों की श्रेणी मैं आपको बता रहा हूँ जिन जिन पे आपको आपका क्लाइंट नहीं बताएगा तो भी आपको ध्यान देना है। डिजीज जब हम पढ़ रहे हैं, जब थेरेपी बनते, थेरेपिस्ट का मतलब वी आर होलिस्टिक थेरेपिस्ट। होलिस्टिक थेरेपिस्ट का मतलब होता है समग्र चिकित्सा, है ना। आपको पूर्ण रूपेण ध्यान देना है, एक भी पॉइंट जो है वो आपका क्लाइंट बताए या ना बताए आपसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि आप पूरे शरीर पे नजर मारिए एक बार, और उतने में पूरा एनालिसिस कर लीजिए। स्कैनर यानी एक्सरे आपकी आंखें होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ल्यूकोडर्मा जो है वो भी सफेद दाग जो मैं आपको बताया था। फिर घाव इत्यादि, कई बार घाव होता है वो ठीक नहीं हो रहा होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद की प्रोसेस कराएंगे, आप आयुर्वेद से संबंधित कुछ बातें बताएंगे, तो उससे इस तरीके की स्किन से संबंधित चीजें ठीक हो जाती है। स्किन एलर्जी इत्यादि भी इसी का एक पार्ट है। अब कुछ ऐसे रोग हैं जिन रोगों का कोई इलाज ही नहीं है। इलाज नहीं है का मतलब ये है कि लोग शर्माते हैं बताने से, है ना, लोग आपके साथ साझा नहीं करेंगे। ऐसे रोगों को आप कैसे जान पाएंगे? हाँ, जिसमें एचआईवी एड्स है, गोनेरिया है, उसके बाद फिर ऑर्काइटिस है, मूत्र प्रणाली में से संबंधित रोग है, इम्पोर्टेंसी है, हाँ, उपदंश है, सिफिलिस जिसको बोलते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं। पुरुषों से संबंधित रोग पुरुष साझा नहीं करना चाहते हैं, और महिलाओं से संबंधित रोग जिसमें सफेद श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज इत्यादि, या क्या कहते हैं कि ओवम का रिलीज ना होना, या क्वालिटी बेकार होना इत्यादि इत्यादि, या मल्टीपल मिसकैरेजेस होना, यानी एक एक दो दो महीने भ्रूण का रुकना और उसके बाद जो है मिसकैरेज हो जाना इत्यादि, इसी प्रकार के रोगों का उदाहरण है। तो ये जो पूरी श्रेणी है, इसका सबसे बेहतर उपाय होता है अर्जुन। अर्जुन की जो छाल है, अर्जुन जो है वो बड़ा जबरदस्त चीज है। और दूसरा चीज है अश्वगंधा, तीसरी चीज है अश्वशिला, चौथी चीज है मूसली पाक, है ना। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आपको लिख के रखना चाहिए। अश्वशिला या अश्वगंधा की जो श्रेणी है, ये ऐसी श्रेणी है कि जो आपके किसी भी ऐसे रोग जिससे आप प्रताड़ित हैं, खासकर कि जो आप साझा नहीं करना चाहते हैं, या आपसे व्यक्ति साझा नहीं करना चाहता है, तो आप यकीनन इन सारे रोगों में से 2-3 रोगों को अगर हटा दिए, जैसे एड्स हो गया या गोनेरिया हो गया, तो अधिकतर रोगों को पहचानने का मैं आपको पिन पॉइंट बता देता हूँ। ये जो चेहरा है ना, चेहरे का ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को ले लीजिए आप, ये जो हिस्सा है, जितने पे मेरा मस्तक दिख रहा है, यहाँ पे बनाइए एक चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु पे आप देखिए कि क्या यहाँ पे मच्छर जैसा काटता है वैसा पॉइंट नहीं, उससे भी हल्का पॉइंट आया हुआ है क्या? यदि यहाँ पे हल्का हल्का पॉइंट्स आया हुआ है, तो निःसंदेह वो व्यक्ति किसी ना किसी ऐसे रोग से प्रताड़ित है, जो रोग वो आपसे साझा नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति को बताना नहीं है कि मैं जान गया हूँ कि आपको क्या परेशानी है, परंतु एज अ होलिस्टिक थेरेपिस्ट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट हिम। और वो आप कैसे करेंगे? वो करेंगे आप
क्या कहते हैं, मूसली पाक दवा देके। मूसली पाक जो होती है एक जड़ होती है, उस जड़ को जब दूध के साथ पिलाया जाएगा तो वो इस प्रकार के रोगों को ठीक कर देती है। इसके अलावा जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, नोएडा में एक मेरे क्लाइंट थे, उनकी बड़ी बेटी जो है वो करीब 12-13 साल की हो गई थी और दूसरा बच्चा उनको नहीं हो रहा था और बड़े परेशान थे, बड़े शाई नेचर के थे। योगा शुरू किया और 1 महीने में मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि इनके योग को शुरू करने का उद्देश्य क्या है ना? तो उन्होंने बहुत शर्माते हुए मेरे से बातें साझा की कि सर ऐसा है, मुझे एक दूसरे बच्चे की आवश्यकता है, परंतु मेरी शादी जो है वो लगभग 40 साल की अवस्था में हुई और अब मेरी उम्र जो है वो 45, 47, 48 साल हो चुकी है। मतलब जिस समय शादी हुई थी उसी समय 38-40 साल की अवस्था में बच्ची हुई थी और अब बच्ची 8-10 साल की है, तो अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे दूसरा बच्चा भी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ़ 3 दवाइयों ने सहायता की उनकी, जिसमें से मूसली पाक एक है और अश्वगंधा दूसरी है और अश्वसिला तीसरी है। इन 3 दवाइयों ने उनकी ज़बरदस्त सहायता की और फिर वो पिता बने। वो बच्ची जो है वो उसको गर्भ संस्कार से भी संबंधित मैंने पूरा योग कराया उनकी पत्नी को। हाँ, वो बच्ची जन्म भी ली, नवरात्रि के दिन उसका जन्म हुआ। अब वो लड़की जो है वो करीब 9-10 साल की है। तो जब मैं जाता हूँ ना तो वो बहुत छोटी थी तभी पहचान जाती थी, सर आ गए। अभी इस बार मैं गया था तो करीब जब पिछली बार उससे मिला था तो वो कॉन्शियस नहीं थी। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना 3-4 साल के, सर आ गए, सर आ गए। अभी वो 9-10 साल की हो गई, अभी गया था थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले, तो वो फिर भी पहचान गई कि सर आ गए। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और मैं देखता हूँ उसको तो मुस्कुराता हूँ क्योंकि उसके जन्म हो लेने की पूरी कहानी ही लिखी है मैंने, है ना? तो वो मुझे पता है, मैंने क्या मतलब वो तो लिखा ईश्वर ने, लेकिन मैं उसमें कारक बना हूँ, तो मुझे वो डे 1 से लेके और फिर अब वो 9 साल की हो गई, वही मैं सोचता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो ये बच्ची बड़ी हो रही होगी, हाँ? तो भी मैं इसको देखूँगा तो मुस्कुराऊँगा क्योंकि उससे तो साझा कर नहीं सकते। लेकिन अच्छा लगता है जब आपका रिज़ल्ट आपके सामने बड़ा हो रहा होता है तो। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आपको जो है वो संपर्क किया जा सकता है। तो इसके लिए भी आप को तैयार होना होगा। महिलाओं की जो श्रेणी है वो बड़ी लंबी है। उसमें 31 प्रकार के रोग हैं, ठीक है? और इन सारे रोगों को समझना होगा, जिसमें प्यूराइटिस हो गया, वाजाइनल वाउंड्स होते हैं, प्रेगनेंसी वॉमिटिंग्स होती है, ब्लीडिंग होती है, फेक प्रेगनेंसी होती है और भी न जाने जितने प्रकार के मैंने रोग लिख रखे हैं, इनको आप चेक कर लीजिए, ठीक है? तो ये सारे रोग जो हैं वो योग से ही ठीक होते हैं, दवाइयों से इनमें से एक भी रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ दवाइयाँ जो है जो आयुर्वेदिक, ऐसा है ना, आजकल अंग्रेजी डॉक्टर भी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी देते हैं जिसमें आयुर्वेद का बड़ा प्रबल योगदान होता है। तो ऐसे रोगों के लिए भी हम लोग योग को प्रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें जैसे फेक प्रेगनेंसी एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। ये कई लोगों को हो जाता है कि अरे! मैं तो प्रेग्नेंट थी फिर मिसकैरेज हो गया। ये वाला आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। अभी मेरी कल ही बात हो रही थी एक कन्या से, उनकी अभी जल्दी ही शादी हुई है, तो उनको थायराइड हो गया, मैंने आपको कल बताया था। तो वो बता रहे थे कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, तीसरे महीने मिसकैरेज हो गया। एक्चुअली दैट इज़ नॉट प्रेगनेंसी, दैट इज़ फेक प्रेगनेंसी। समझ रहे हैं आप? आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, परंतु 2 महीने का जो है वो प्रेगनेंसी का समाप्त होना उसे प्रेगनेंसी समाप्ति नहीं बोलते। फिर जो है वेजिनल वाउंड्स भी कई बार देखा जाता है। हाँ, फिर मेट्राइटिस जो है, ये सब ऐसे ऐसे रोग हैं। फिर जो है वो क्रैक्ड निपल्स भी होता है ना? उसके बाद फिर ये जो है एन्गोर्जमेंट बोला जाता है, ब्रेस्ट एन्गोर्जमेंट। कई बार दुग्ध की अतिशय मात्रा में वृद्धि हो जाती है। महिलाएँ जो हैं शर्माती हैं बाहर आने-जाने से। इतना दूध बनता है शरीर में कि कपड़ों के ऊपर भी उस दुग्ध का असर दिखना शुरू हो जाता है। तो भी महिलाएँ जो है थोड़ा-सा हेजिटेट करती हैं। कई बार होता है स्तन वृद्धि अतिशय मात्रा में हो जाती है ना? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग योग से ठीक कर सकते हैं और इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन फर्दर ज़रूर करेंगे। अब आते हैं कुछ अन्य डिसऑर्डर्स पे, जिसमें डायबिटीज़ हो गई, है ना? हेडेक हो गया, वर्टिगो हो गया, इस तरीके के रोगों को भी हम लोग योग से ठीक कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं कुछ विषाक्तता से संबंधित रोग हैं। विषाक्तता
विषाक्तता का मतलब ये है शरीर में हमारे बहुत सारे विष के कारण, विष का मतलब ये नहीं है कि जो सांप काटता है सिर्फ वही विष है, हम प्रतिदिन जो खाते पीते हैं वो भी विष का रूप ले लेता है जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसमें क्या कहते हैं ये है धतूरे की विषाक्तता होती है, अफीम हो गया, कई बार लोग जो है वो तो आजकल चॉकलेट को भी विषाक्त रूप में देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप? लोगों को चॉकलेट खाने की ऐसी आदत है, चाय को भी विषाक्त माना जाता है, इतना अतिशय मात्रा में चाय इत्यादि का भी निर्धारण, ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। बहरहाल ये सब मतलब कुछ बीमारियों के कारण है। अब कुछ ऐसे रोग जिससे आपको प्रतिदिन मिलना होगा, जैसे ओबेसिटी हो गई, जैसे श्वास से संबंधित रोग है, लकवा है, कमर दर्द है, डिप्रेशन का शिकार है, ट्यूबरकुलोसिस है और बहुत सारी चीज़ें विटामिन्स की कमी से भी होती हैं। तो ये ऐसे रोग हैं 40-45 रोग हैं जिनको आपको प्रतिदिन जिनसे आपकी मुलाकात होगी और इनके लिए भी आपको योग कराया जा सकता है। ठीक है? अब आते हैं क्या कहते हैं एक अलग प्रकार के स्लाइड पे। एक दूसरी स्लाइड मैं आपके सामने फिर से साझा करता हूँ, फिर आप समझ जाएँगे कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे 1 मिनट और समय दीजिए। अभी तक जो मैंने बातें कही हैं, क्या वो बातें आपके समझ में हैं या नहीं हैं? वो मुझे आप बता दीजिए एक बारी। जी, समझ में तो आ रहा है मगर डिटेल इतना तेज बोल रहे हैं कि उसको यस सर। क्या बोल यस रहे हैं? डिटेल सर इतना समझ तो आ रहा है, लग रहा है बहुत अच्छी चीज है, जैसे लिखने जा रहे हैं वैसे आप गायब कर दे रहे हो वो चीज। तो गायब करना उचित भी तो है। अभी देखिए इसको सेव भी नहीं किया, 1 सेकंड दीजिए। हाँ, ये रही। सर इसका पीडीएफ शेयर कर देना। हाँ, ये बात आपने काम की कही है। मैं ज़रूर ये जो चीज़ें आपको मैं लिखवा रहा हूँ, उन चीज़ों पे जहाँ मेरे को ज़्यादा बल देना है, वहाँ मैं बल दूँगा, ठीक है? बहरहाल, आइए थोड़ा-सा एक अलग प्रकार के यहाँ आपको लिखने का पूरा मौका मिलेगा, ठीक है? यहाँ आपको लिखने का मौका मिलेगा। भारतीय परिवेश को थोड़ा-सा आप लोग जानते ही हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों के विषय में हम लोग जानते हैं। ये चीज़ों का देखिए हम लोग क्या है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो लिख रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल जा रहा हूँ। इससे क्या है, अगर ऑफलाइन होती तो जिन कक्षाओं को मैं 1 घंटे में ले रहा हूँ, इन्हीं कक्षाओं के लिए 3 घंटे का समय देना पड़ता। ऑनलाइन है तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो लिखने का सरदर्द ही खत्म। बहरहाल कुछ चीज़ों को जैसे सर्दी और खाँसी, अभी मैं जिन रोगों से आपकी मुलाकात करवा रहा था, असल में उस पे मैं नहीं लिखवा रहा था क्योंकि यहाँ पे आपका इलाज है। तो इलाज आप पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को सर्दी है, खराश है, तो आप 2-2 लौंग यदि आप है घी में भून के और चबाएँगे, तो उससे ठीक हो जाएगी या 1-2 ग्राम पीपली में सेंधा नमक मिलाकर गुनगुने पानी से लेंगे, तो भी ठीक हो जाएगी। अब इसको कुछ लिखना है या बढ़ूँ आगे? सर बढ़ बढ़िया है। जाएगा। हाँ, तो बस स्क्रीनशॉट लेके चलते रहिए। वमन उल्टी का भी इलाज जो है, वो भी देख लीजिए। इलायची के बीजों को अगर आप भून के 1 से 2 ग्राम शहद में लेते हैं, तो उल्टियाँ जो है वो समाप्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं 1-2 दिन के लिए समाप्त हो, ये परमानेंट इलाज है, जो लिखवा रहा हूँ मैं आपको। एक और ये बच्चों के लिए अलग इलाज है और बड़ों के लिए अलग, क्योंकि बच्चे वो सारी चीज़ें नहीं झेल सकते, जो आप बड़े झेल सकते हैं। अब जैसे ये है, 1 नींबू का रस लीजिए 250 मिलीलीटर के आसपास में और जल के साथ 25 ग्राम चीनी मिलाकर दिन में 3 बार पीने दे दीजिए, तो भी उससे वमन उल्टी का परमानेंट इलाज है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो मैं स्वयं हूँ। पहाड़ों की कई बार यात्रा करने से पहले 2-3 दिन पहले मेरे को प्रिपेयर होना पड़ता है इन सारी चीज़ों से। तो यही वो इलाज है हरड़ का चूर्ण वाला और ये नींबू, जो मेरे को योग्य बना देता है पहाड़ों पे यात्रा करने के लिए। तो वमन का इलाज है। इसके अलावा पेट से संबंधित दर्द, अब इसका इलाज, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अजवाइन चूर्ण जो है वो 1 ग्राम गुनगुने पानी में 2-3 बार यदि 1-1 घंटे के अंतराल पे देंगे तो पेट का दर्द सामान्यतः ठीक हो जाता है। खाने वाला सोडा भी बड़ा ज़बरदस्त माना जाता है उदरशूल में, पेट के दर्द में। तो अगर आप खाने का सोडा दे रहे हैं, अजवाइन दे रहे हैं, हींग बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये सब जो है वो पेट के दर्द के लिए अच्छा माना जाता है। और पेट का दर्द का मतलब ये नहीं कि लीवर में दर्द हो रहा हो, नेवल के आस-पास का एरिया जो है, गोलीय क्षेत्र जो होता है नेवल का, उसमें। अतिसार का मतलब होता है कि जब कई बार आपको
बहुत ज्यादा दस्त होने की संभावना दिख रही है, या ऐसी संभावना जब आनी शुरू हो जाए, तो भी आप इस प्रकार कुछ जो आपके समक्ष लिखा हुआ है इसमें, ये जो है इसबगोल, आप जानते हैं किसे बोलते हैं? इसबगोल आप जाके बोलिए, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। इसबगोल जानते हैं, ठीक है, उसका यूज भी किए हैं। इसबगोल की जो भूसी होती है वो अगर दही के साथ आप जो है 1-2 बार खाएंगे तो वो आपके अतिसार को बहुत जल्दी ठीक कर देती है, बहुत तेज गुण होता है इसमें। जायफल इसमें बड़ा जबरदस्त माना जाता है, जायफल देखिए यार, जायफल के साथ जब आप क्या कहते हैं अतिसार को डील करते हैं तो वो भी एक अच्छा उदाहरण है। कोष्ठबद्धता, यानी कि कई बार कब्ज हो जाती है। कोष्ठ का मतलब होता है एरिया, वो पर्टिकुलर जो स्क्वायर है कोष्ठ, और वो बद्ध हो जाए, यानी बाइंड हो जाए, वो आपको कब्ज हो जाए, आपका आप फ्रेश नहीं हो पा रहे, तो इन सब के लिए भी हरण जो है और इसबगोल अच्छा उदाहरण माना जाता है। सर फोर्थ वाला एक बारी वापस कर देना, वो स्क्रीनशॉट रह गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। यस सर, थैंक कोष्ठबद्धता, ठीक। मुनक्का का भी उदाहरण इसमें बड़ा अच्छा माना जाता है, अगर आप बच्चे को दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को मुनक्का प्रतिदिन भिगो के खिलाना चाहिए। 3 या 4 मुनक्का जो है, मुनक्के के जो दाने हैं, जो उसका बीज है, उसको रखिए पानी में रात भर, और अगले दिन जरूर खिलाइए। बच्चों में, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको, उनका पेट जल्दी खराब नहीं होगा इससे, अगर आप मुनक्का पे फोकस किए हुए हैं तो। दांतों का दर्द, सूजन से संबंधित चीजों के सर लिए, ये काला वाला रहता है वही ना मुनक्का, हाँ हाँ ब्लैक हाँ कलर का? हाँ हाँ हाँ, दांतों का दर्द जो है उसके लिए लौंग से बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं। तो लौंग इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन फॉर टीथ, दांत का जो सेगमेंट है। ज्वर और प्रतिशाय से संबंधित, कान के दर्द से संबंधित, अगेन कान के दर्द के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है सरसों का तेल। सरसों के तेल को अगर आप यूज करते हैं महीने में, बच्चों के कान में तो एक आध बार डाल ही देना चाहिए 1 महीने में, लेकिन शुद्ध हो। और बड़े जो हैं वो 1 वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार दोनों कानों में 1 बाय 1 करके सरसों का तेल डालें, ताकि कान, और उसको अच्छे तरीके से मसाज दें, ताकि कान जो है वो संतुलित रहे। 1 वर्ष में 2 से 3 बार बड़ों को भी। और कोई दर्द, ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाए तो ये सब इलाज आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें लहसुन और अदरक दोनों अच्छा माना जाता है। अपच जो है उसके लिए सोंठ, सोंठ जो है, सोंठ आपने देखा होगा जब माताएं बच्चों को जन्म देती हैं तो सोंठ खिलाया जाता है, ताकि पेट की व्यवस्था जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। कटिशूल जो है, कमर का दर्द जो है, जोड़ों का दर्द है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये अरंडी का जो तेल होता है, इसको यहाँ एरंड लिखा हुआ है, अरंडी का जो तेल होता है वो बड़ा अच्छा माना जाता है जोड़ों के दर्द से संबंधित, ठीक है। तो अरंडी के तेल को जब आप गर्म करके लगाते हैं, हाँ, जोड़ों के दर्द के लिए एक और उदाहरण ये है कि आप प्याज हो गया, प्याज का रस ले लीजिए, लहसुन का रस ले लीजिए, और उसको भांग के पत्ते में मिला के, जो भांग होती है उसको मिला के और अरंडी के तेल में गर्म कर दीजिए। गर्म किए हुई भांग को जब आप अपने जॉइंट्स पे छाप देते हैं और फिर उसे कपड़े से बाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं, तो वो जोड़ों के दर्द को बहुत जल्दी खींच लेता है। तो कई बार आपको इसका भी प्रयोग करना पड़ सकता है, ठीक है। कौन गूंज रहा है जी? स्क्रीन क्यों गंदा कर रहे हैं आप? लहसुन के प्रयोग से कुछ लाभ मैं आपको दिखा रहा हूँ। लहसुन का प्रयोग, लहसुन जो है वो बड़ा अच्छा माना जाता है शरीर में। डॉक्टर पुष्पलता जी, आप यहाँ से कौन गूंज रहा है? ये देखिए, ग्रीन ग्रीन आपने पूरी स्क्रीन पे लगा दिया। किसी बच्चे के हाथ में है फोन। सर जोड़ों के दर्द के लिए काली जीरी जो होती है वो भी दे सकते हैं क्या? जोड़ों के दर्द के लिए देखिए, काली जीरी का सिद्धांत जो है, उसे खिलाना है कि क्या करना है? मैंने जो बातें सर बताई जैसे खिलाने मेथी, का नहीं। और जो मैंने एक जगह एक ने मुझे बताया था कि मेथी और काली जीरी और अजवाइन तीनों को अलग अलग भून के पाउडर बना के गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो अर्थराइटिस जैसे भी दर्द खत्म होंगे। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो क्या कहते हैं, जीरे का जो गुण होता है वो होता है इन्फ्लेमेशंस को ब्लॉक करने का, कम करने का। बहुत ज्यादा असर तो नहीं होता है, लेकिन होता जरूर है। देखिए, आपको ना सारे जितने भी मसाले भारत में प्रयोग किए जाते हैं उन सबके गुणों को लिखना चाहिए आपको एक बारी, कि मसालों का क्या उपयोग है और मसालों के उपयोग से कैसे जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मसालों का उपयोग बड़ा, ठीक है।
अब बात करते हैं क्या कहते हैं देसी पान। देसी पान जो है ये आपके मुंह के छालों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक है, फिर ये एक आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बारी। रोगों में क्या क्या फायदे हैं, लंदन के क्या फायदे हैं, तेल मालिश का क्या फायदा है, बरसात के मौसम में दस्त होने लगे उसमें क्या करना चाहिए, उल्टी बंद करने के लिए क्या उपयोगी नुस्खा है। ठीक है, बरसात के दिन में ऐसा होता है कई बार ना हमारे शरीर में, हालांकि बारिश का पानी सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, लेकिन वो क्या होता है अशुद्ध हो जाता है जब वो पृथ्वी के साथ में बहुत सारी चीजों से मिल जाता है। उस समय जो लोग नल का पानी पीते हैं तो वो पेट के लिए ठीक नहीं होता और खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बरसात के मौसम में इसीलिए जो बरसाती सब्जियां होती हैं वो हद तक अवॉइड की जाती हैं जहां तक हो सके। तो कोशिश ये करना चाहिए कि पानी गर्म करके पिएं और जितना हो सके उसे क्या कहते हैं उबाल लें तो ज्यादा बेटर होगा। बरसात का मौसम पेट के लिए उचित नहीं माना जाता है। पेट और शरीर के लिए सर्वाधिक उचित जो मौसम है वो कौन सा मौसम है, वो है आपका क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपका ठंड का मौसम। ठंड का। हाँ, ठंड का मौसम जो है वो सर्वाधिक उचित माना जाता है। ठीक, अब मैं आपके समक्ष जो है एक और स्लाइड अभी अभी ये वाली स्लाइड ही प्रस्तुत करूंगा एक बार, और ये गलती से बंद हो गई। हाँ, दिनचर्या जो है आपको योग से संबंधित कुछ दिनचर्या जो है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। योगा थेरेपी में आपको ये सब बेस बनाने की मैं बात बता रहा हूँ। ये वो चीजें हैं जो आपके योग से संबंधित थेरेपेटिक जीवन को जबरदस्त पावरफुल बना देती हैं। आपको सबसे पहले उठे, जमीन को प्रणाम कीजिए, इष्ट देव को याद कीजिए, फिर जो है शयन कक्ष से बाहर निकलिए। इसका भी मंत्र होता है, कराग्रे वसत लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती, जो मंत्र है उसका अध्ययन करके उसको एक बार बोलें और फिर आप बाहर निकलें। आज की आदत क्या है योगा टीचरों की भी कि सब आंख खुली तो सबसे पहले चेक करना है फोन, कि फोन पे क्या आया और क्या गया। ठीक है, यदि आपको अरे अंजलि जी को म्यूट कर दीजिए ना, कब से वो अनम्यूट है और डिस्टरबेंस कर रही हैं। कौन, अंजलि चौहान के लिखा है कुछ। अच्छा अंजलि जी, चलिए आप जो है आज बाहर हो जाइए कक्षा से। बाहर हो गए अंजलि जी कक्षा से। मैंने उनको रिमूव कर दिया। बहरहाल, तो दिनचर्या में बता रहा था आपको कि स्वच्छ जल से उषापान जो होता है वो बड़ा जरूरी होता है। उषापान का भी अपना बड़ा यूनिक सिद्धांत है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने क्लाइंट से उषापान तो जरूर कराएं। और तांबे का बर्तन हो तो फिर बात ही क्या, शौचालय जाना, फिर शौचालय के उपरांत जो है हस्त प्रक्षालन की जो व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से उत्कृष्टता से संभावित हो तो ज्यादा बेटर है ना। कोशिश कीजिए कि दातून अगर मिल जाए तो वो ज्यादा बेटर है ना। कुछ जीवनचर्या है जो हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। सामान्य शब्दों में इसमें योग से संबंधित कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे हड्डियों को ना चटकाना, अपशब्दों का उपयोग ना करना, है ना, सोच समझकर कम बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, आदर सम्मान इत्यादि, ये सब योग का सिद्धांत है। ये सब शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान इत्यादि है। ठीक है, ये जो शब्द है मनसा वाचा कर्मणा सर्वभूतेषु सर्वदाम अक्लेशजनम प्रोक्तम हिंसा चत्वेन योग भी, अर्थात मन वाणी कर्म से किसी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट देना, वध न करना, किसी को क्लेश न देना इत्यादि जो है अहिंसा कहलाता है। और अहिंसा आपको पता है कि पहला ही पार्ट है योग का। तो ऐसी चीजें भी आपको उचित योग से संबंधित उपक्रम देती हैं। ये जो चीजें आपके लिए बहुत सामान्य है, ये आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत असामान्य होगी। जब आप क्लाइंट्स को ये दिनचर्या दिखाएंगे तो वो आश्चर्य हो जाएगा, अच्छा ऐसा करना है क्या, क्योंकि ये लोग कॉन्वेंट स्कूल वाले लोग हैं और कॉन्वेंट स्कूल में ये बातें पढ़ाई नहीं जाती हैं। वहां पढ़ाया जाता है कि एलिफेंट जो है, एलिफेंट को जो ड्राइव कर रहा है उसको बोलते हैं एलिफेंट ड्राइवर, समझे। उनके पास महावत की अंग्रेजी नहीं है। हमारे हिंदी में अलग शब्द है ना महावत, लेकिन अंग्रेजी वालों के पास महावत की अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी में सुहाग का सिद्धांत नहीं है ना। दूल्हे और दुल्हन का है ब्राइड एंड ग्रूम, लेकिन सुहाग को क्या बोलते हैं वो उनके पास वो सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए जो सिद्धांत ही नहीं है उसकी अंग्रेजी कहाँ से बना लेंगे वो। और हमारे पास हर शब्द है, तो ऐसे ही ये हमारे जीवन का हिस्सा है। आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है, तो इन इन बातों को भी आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए और अपने कक्षाओं में
हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि 1 बार 2 बार जरूर डिस्कस करें। ठीक है, तो ये है आज का विशेष उद्बोधन और मुझे लगता है कि काफी समय मैंने ले लिया, 10:40 हो चुके हैं, तो हमें अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त। लास्ट वाली स्लाइड प्लीज, लास्ट लास्ट वाली slide। लास्ट वाली स्लाइड जरूर, मैं एक बार और स्क्रीन शेयर करता हूं और लास्ट स्लाइड ये रही। ठीक है, लास्ट स्लाइड दिव्य स्वप्न जो होता है, रजस्वला स्त्री, रजस्वला का मतलब लेडी हु इज सफरिंग विद, हु इज गोइंग विद पीरियड्स, रजस्वला उसे बोलते हैं। चलिए, तो आज की कक्षा को अब हम लोग समाप्त करते हैं। कल मैं आपके साथ साझा करूंगा कुछ जबरदस्त पीडीएफ। हालांकि मैं चाह रहा था कि आज ही आपके साथ पीडीएफ साझा करूं, परंतु आपका जो समय है वो हो चुका है समाप्त और बड़ा जबरदस्त पीडीएफ जो है हमने तैयार किया है। आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। ये पीडीएफ मैंने इसलिए फॉर्मेट में रखा है कि यही पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों को आपको सुनना चाहिए, सुश्रुत संहिता को थोड़ा सा पढ़ना होगा। ठीक है, फिर आप जो है ये पूरे पीडीएफ को समझ पाएंगे। लगभग ये 10 पेज का पूरा पीडीएफ है जो कि मैं आपसे कल साझा करूंगा। आज समय ज्यादा ले लिया है मैंने आपका, तो अब आप जो है शयन कीजिए। बहुत बहुत आभार।